जय हिंद एवरीवन। स्वागत है आप सभी का दी ऑफिसर्स गैलरी के एक न्यू एपिसोड में। आई एम मुरारी झा। आई हैव क्लियर्ड यूपीएससी एनडीए एग्जाम ट्वाइस, यूपीएससी सीडीएस एग्जाम 6 times, एफकेट एग्जाम 6 times, इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम 4 times, and also cleared IBACIO exam and UPSC CAPF असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन। हम लोग मैथमेटिक्स स्कोर बूस्टर सीरीज का आज पार्ट 3 करने जा रहे हैं, जहां पे सीडीएस के 2023 के सेकेंड पेपर का जो मैथमेटिक्स सेक्शन है उसके सेट ए का 30 नंबर क्वेश्चन के बाद से 31 नंबर से हम लोग करने जा रहे हैं आज के सेशन में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेट ए का 31 नंबर क्वेश्चन, जो 31 है एंड 32 जो क्वेश्चन है वो एक ही दिए हुए स्टेटमेंट पे बेस है जो ऊपर में बताया गया है। हम लोग उसको देखते हुए आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि एक फ्लैग स्टॉक है, वो एक वर्टिकल टावर के टॉप पर स्टैंड करता है। जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप ऑफ द फ्लैग स्टॉक का एक प्लेस से जो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है जिस लेवल पे टावर का बेस है। तो उस पॉइंट से जो फ्लैग स्टॉक और टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो क्या अल्फा है। तो हम लोग बनाते जाते हैं कि एक ये मेरा टावर है कुछ लेंथ का, और ये मेरा टोटल फ्लैग स्टॉक हो गया। तो इससे एक डिस्टेंस पे इस पॉइंट का टावर का जो टॉप फ्लैग स्टॉक का जो टॉप है उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो सपोज दिया गया होगा, क्या बोलना है कि अल्फा है। बोला कि ये डी डिस्टेंस टुवर्ड्स द बेस ऑफ द टावर यदि हम लोग एडवांस करते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है टॉप ऑफ द टावर का, वो हो जाता है बीटा। फ्लैग स्टॉक का जो है टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है बीटा। हम लोग सपोज करते हैं यहाँ पे इस पॉइंट पे डी डिस्टेंस हम लोग एडवांस कर गए यहाँ से लेके इधर की तरफ। तो जो डी डिस्टेंस ट्रेवल किए तो फ्लैग स्टॉक का जो टॉप है उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो हो जाता है यहाँ पे बीटा। और बोला गया जो टॉप ऑफ द टावर है उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है वो होता है गामा। तो टावर का टॉप ये है, तो इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाता है वो होता है मेरा गामा। जो h है हाइट ऑफ द टावर है इंक्लूडिंग फ्लैग स्टॉक, कंप्लीट हाइट जो मेरा यहाँ से लेके नीचे तक का वो मेरा हाइट दिया हुआ है h, कैपिटल H। और जो टॉप ऑफ द जो फ्लैग स्टॉक है उसका जो हाइट है बेस ऑफ द टावर से h हो गया, और h जो है हाइट ऑफ द टावर है। अब ये जो है मेरा ये पोर्शन का जो हाइट है वो मेरा क्या है कैपिटल स्मॉल h, और कंप्लीट का जो हाइट है वो है मेरा कैपिटल H। तो क्वेश्चन ये बोला गया है कि कुछ रिलेशन दिखाने का। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग कि जो कैपिटल H और tan गामा और h स्मॉल h और tan बीटा का कुछ रिलेशंस है। यहाँ भी कुछ इसी तरह का है, गामा बीटा फिर गामा अल्फा और गामा अल्फा आ गया। फिर हम लोग गामा और बीटा का चेक करते हैं कि क्या रिलेशन बन के आता है। यदि हम लोग देखें इस तरह से तो कुछ इस तरह से बन के आएगा रिलेशन कि जो गामा एंड बीटा है इन दोनों को हम यदि पकड़े तो इन दोनों एंगल के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए जो बेस है ये मेरा सेम है। सपोज करते हैं इसको हम लोग पकड़ लेते हैं एक्स, या कुछ ना भी पकड़े तो हम लोग उसको ध्यान रखते हुए चलते हैं। तो इस एंगल के रिस्पेक्ट में गामा के रिस्पेक्ट में जो ये लेंथ होगा tan जानते हैं परपेंडिकुलर वाला बेस होता है, इसीलिए जो tan गामा हो जाएगा यहाँ पे मेरा, ये जो मेरा बेस हो जाएगा ये बेस वो क्या हो जाएगा h बाई tan गामा।
यदि जो बीटा एंगल है उसके रिस्पेक्ट में देखें यदि हम लोग इस बेस को, तो क्या हो जाएगा, कैपिटल एच परपेंडिकुलर कंप्लीट जो है बाई क्या, वही बेस होता है, बट हम लोग उसको 10 को ऊपर लेके जा रहे हैं, नीचे लेके आ रहे हैं, तो बेस जो है मेरा ये दोनों के नीचे क्या हो जाएगा, मेरा सेम हो जाएगा, तो मैं यहाँ लिख दिया बीटा। इस केस में यदि हम लोग देखें तो आगे करने के बाद जो मेरा आएगा 10 H10 बीटा इज इक्वल टू H10 गामा। तो मेरा आगे आ जाएगा इसे करने के बाद H10 गामा माइनस H10 बीटा इज इक्वल टू 0। सिंपल है, जो मेरा ऑप्शन फर्स्ट ही दिखा रहा है, तो मेरा ये हो जाएगा इसका आंसर। सिंपल है, कुछ ज़्यादा कुछ करने का नहीं था इसमें। अब यदि आगे बात करें, इसी क्वेश्चन का आगे बात करें, तो बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि ये जो मेरा डिस्टेंस है डी एच अल्फा बीटा में, डी एच अल्फा बीटा में कैपिटल एच की बात कर रहा हूँ, रिलेशन डिफाइन करने के लिए बताया गया है। इसके लिए हमको डी निकालना पड़ेगा, तो हम लोग डी निकालते हैं। एक काम करते हैं कि जो ये अल्फा एंगल है, ये जो मेरा अल्फा एंगल है यहाँ पर, इसका हम लोग यूज करते हैं और इसके लिए हम लोग कंप्लीट बेस निकालते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, h बाई 10 अल्फा। इस कंप्लीट बेस में से यदि हम ये वाला पोर्शंस माइनस कर दें, डी आ जाएगा। तो ये वाला पोर्शन यदि हम लोग देखें क्वेश्चंस के हिसाब से, क्वेश्चन में बोला गया है कि अल्फा और बीटा जो है, अल्फा बीटा के बीच में रिस्पेक्ट में निकालने के लिए, तो हम लोग अल्फा बीटा के रिस्पेक्ट में निकालने का प्रयास करते हैं। तो अल्फा लिख दिया, हम लोग बीटा का लिखते हैं। अब ये जो एंगल है इस एंगल के रिस्पेक्ट में लिखते हैं ये डिस्टेंस का लेंथ, ताकि मैं डी निकाल पाऊँ। टोटल लेंथ मेरा h बाई 10 अल्फा हो गया, इसमें यदि मैं ये डिस्टेंस का लेंथ जो है माइनस कर दूंगा तो मेरा डी आ जाएगा। तो इसको इक्वल टू मैं डी रख दूंगा। तो मैंने क्या किया, इसको लेंथ निकालने के लिए, ये लेंथ निकालने के लिए मैंने फिर कैपिटल एच बाई जो मेरा बेस हो जाएगा ये वाला पार्ट, इसके लिए हो जाएगा मेरा 10 बीटा, जो मेरा क्या हुआ, एक लेंथ डी के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि कंप्लीट लेंथ में से मैं यदि ये लेंथ माइनस कर दूंगा तो ये लेंथ आ जाएगा। तो यहाँ से भी देख सकते हैं हम लोग, यदि एच कॉमन ले लें और 1/10 अल्फा जो है हो जाएगा कॉट अल्फा हो जाएगा, और फिर यहाँ पे जो एच कॉमन लेनी है तो 1/10 बीटा जो है कॉट बीटा हो जाएगा इक्वल टू डी। यदि हम लोग ये ऑप्शंस देखें तो मेरा जो ऑप्शंस है सी वन ऑप्शंस, जो ऑप्शन सी है आप देख सकते हैं कि सी वन ऑप्शन जो है इजली मैच कर जा रहा है, डी इज इक्वल टू एच कॉट अल्फा माइनस बीटा, यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो इस केस में फर्स्ट आंसर ये था और सेकंड आंसर ये हो गया। सिंपल था, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं, खाली आपको ये डायग्राम आपको बनाने आना चाहिए कि क्या बोला गया। चलिए आगे चलते हैं। सिमिलरली यहाँ पे 33, 34 जो है दो क्वेश्चन है एक साथ दिया गया है, हम लोग इसको भी करते हैं उसी हिसाब से। बोला गया कि एक स्ट्रेट लाइन है ए बी, जो रोड पे एज अ पॉइंट फुट जो उसका पी टावर का जो पॉइंट फुट है पी पॉइंट पे है, एक टावर हो गया मेरा, उस टावर का जो
ये और ये भी पॉइंट है। एच टावर का हाइट है, और क्यू इज द डिस्टेंस एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम पी। तो एक जो मेरा एक स्ट्रेट लाइन है, उस पे कोई दो पॉइंट है, इस पे एक टावर खड़ा है जिसका मेरा हाइट दिया हुआ है एच, और बोलना है कि एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम पी। इसका जो टावर का जो पी है वो फुट है, वो पी पॉइंट पे है, और एक एक्स डिस्टेंस पे मेरा क्या है कि क्यू एक पॉइंट है, देख लिखा हुआ है आर इज एट द डिस्टेंस वाई फ्रॉम क्यू, आर इज फार्दर फ्रॉम पी एंड पी देन क्यू। तो आर जो एक पॉइंट है वो पी से दूरी पे है एज कम्पेयर टू क्यू, और बोलना है कि जो पी आर एंड क्यू जो है सेम साइड पे है। तो आर को मैं यहाँ लेता हूँ तो आर क्यू सेम साइड पे जाएगा, और आर जो है वो क्यू कंपेरिजन में पी से ज़्यादा डिस्टेंस पे है। फिर बोलना कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप ऑफ द टावर का एट क्यू, जो क्यू पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है और जो आर पे बन रहा है, बोला क्यू पे जो बन रहा है वो क्या है, ट्वाइस है इसके एंगल का, आर पे बना हुआ एंगल का ट्वाइस है क्यू पे बने हुए एंगल का। तो यहाँ पे से कौन सा ऑप्शन होगा, ये हमको बोला गया है कि एक्स और वाई में रिलेशन बतानी है, वाई का डिस्टेंस है। बोलना हमें क्या बोला गया है कि एक्स और वाई में रिलेशन बताना है। तो यहाँ पे बोला ये जो थीटा होने से ये 2 थीटा होगा, ये स्टेटमेंट दिया हुआ। तो हम एक काम करते हैं कि सिंपली एक काम करते हैं कि इसको हम कुछ वैल्यू एज्यूम ही कर देते हैं। सिंपल लैंग्वेज में ये 30 रखें तो ये 60 हो जाएगा। देखते हैं कि मेरा क्या रिलेशन आता है। इस केस में यदि हम लोग एक्स और वाई का डिफाइन लेंथ मापना चाहें तो इस केस में क्या हुआ, एक्स क्या हो गया मेरा एच बाई 1060। 1060 जो मेरा होता है वो होता है √3। फिर इसी तरह से यदि हम लोग कंप्लीट लेंथ को लिखे, पी से लेके आर तक का लेंथ को, पी से लेके आर तक का लेंथ को इस 30 के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई, क्या होगा एच बाई फिर 1030 जो होता है 1/√3। तो 1/√3 जब ऊपर जाएगा डिवाइड से तो हो गया √3। तो एक्स यहाँ पे है, पुट कर देंगे तो वाई कितना आ जाएगा h√3 माइनस h/√3। तो h कॉमन लेने से √3 बच जाएगा अंदर में। आपको एग्जाम में इतना लिखना नहीं है, जल्द फास्ट करना है ताकि आप जल्दी नहीं कर पाए। मैं तो आपको दिखाने के नहीं कर रहा हूँ। 3 - 1 2/3 हो जाएगा यहाँ पे √3। तो यहाँ पे x इतना आ गया आपका, y इतना आ गया। तो आप देख सकते हैं कि इसको हम लोग देख सकते हैं इस तरह से h बाय √3 इंटू 2। तो आप देख सकते हैं कि जो y का जो वैल्यू है, y का जो वैल्यू है वो है क्या, x के वैल्यू का डबल है। तो इस तरह से मेरा ये जो ऑप्शन हो जाएगा y इज ग्रेटर देन x, ये हो जाएगा। सिंपल है, मैं कुछ वैल्यू एज्यूम कर दिया कि यहाँ पे सारा जो क्वेश्चन जो पूरा वेरिएबल पे ही है, देख सकते हैं नीचे भी। इसे मैंने कुछ वैल्यू एज्यूम कर दिया, उससे मेरा इजली आंसर आ जाएगा। फिर आगे ये चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, उसी का सेकंड पार्ट में। तो बोला गया है कि एच और एक्स वाई में रिलेशन निकालने के लिए। तो देखते हैं कि जो एच और एक्स वाई में क्या रिलेशन मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ, उसके बारे में निकालते हैं।
लोग अभी निकालने थे कि जो y का वैल्यू आया था वो कितना आया था 2h/√3। तो यहाँ पे यदि हम लोग इसे वैल्यू पुट करना स्टार्ट कर दें सभी से, तो y क्या है, h निकालना है। तो y यदि x का वैल्यू ये है और y का वैल्यू मेरा ये है, यहाँ पे यदि पुट कर दें तो यहाँ पे तो y का वैल्यू, इसका वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा कि y बड़ा है x से, तो y स्क्वायर ही बड़ा होगा x स्क्वायर से, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। जब हम लोग x और y का ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे इस ऑप्शन 2 में, तो मेरा h स्क्वायर के यहाँ पे यदि x और y जो वैल्यू है यहाँ पे पुट करते हैं, आपको समझ में आएगा कि ये h स्क्वायर के बराबर आएगा ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल आप चेक कर सकते हैं कि x स्क्वायर y स्क्वायर है तो इसका h स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ भी h स्क्वायर हो जाएगा, तो मैं h को कॉमन लेता हूँ, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे हुआ 4h²/3। तो यदि मैं h स्क्वायर कॉमन भी ले लूँ तो यहाँ पे 5/3 बन जाएगा, जो कि मेरा सेकंड ऑप्शन नहीं देगा। इसके पढ़ने इसको चेक करने से पहले हम इसको चेक करते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई किया गया है, तो हम लोग डी को पढ़ने चेक करते हैं। तो वाई स्क्वायर जो मेरा ये है, तो y का वैल्यू था मेरा 2h/√3 का यदि हम स्क्वायर कर देंगे, माइनस यहाँ पे h/√3 है x का, तो यहाँ पे 4h²/√3 आ जाएगा, यहाँ पे h²/3 आ जाएगा। तो इसलिए देख सकते हैं आप इसको, यदि हम लोग h स्क्वायर को कॉमन ले लें तो 4/3 माइनस 1/3 आ जाएगा, जो कि h² 3/3 आ जाएगा, जो कि आपको कट के आ गया h²। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ये और यहाँ पे ये आपका आंसर हो जा रहा है। सिंपल है, थोड़ा आपको ये सब स्टेटमेंट और फिर डायग्राम बनाने आना चाहिए। मैंने कुछ एज्यूम कर लिया था 30 60, ताकि मेरा आंसर इजली समझ में आ जाएगा, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं। इसीलिए कि जो पूरा क्वेश्चन जो है वो मोस्टली वेरिएबल पे ही चल रहा है, पूरा आंसर क्वेश्चंस का ऑप्शन, इसलिए मैंने वेरिएबल को एक सिंपल वैल्यू पकड़ लिया, जिससे कि मेरा क्वेश्चन इजली बन गई। आपको यही सब तरीके एग्जाम में यूज करना। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चंस के में। यहाँ बोला गया है कि 2 जो है 2 पैरेलल कॉर्ड है मेरा, इसका लेंथ दिया होगा ए और बी का जो लेंथ है आपका दे दिया गया है। एक सर्कल मैंने बना लिया और इसका जो 2 कॉर्ड है, जो ए बी का है, ए बी इसको मानते हैं जो 60 दिया हुआ, और ये जो है सी डी आपका दिया हुआ 80। सेंटर पर करते हैं यहाँ पे, ये दोनों कॉर्ड जो है 10 मीटर के डिस्टेंस पे है, तो ये जो डिस्टेंस बोला कि 10 मीटर 10 सेंटीमीटर, तो बोला कि डायमीटर कितना होगा सर्कल का। आपको ये 60 और ये 80 जो है, इसको देखने के बाद ही समझ में आ रहा होगा कि ये जो लेंथ होगा मेरा 40 होगा और ये 30 होगा। 40 और 30 का कॉम्बिनेशन देखने के बाद ही आपको मानना चाहिए ऑप्शन सी। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, ऐसा इसीलिए बोलना चाह रहा हूँ कि 40 और 30 जब ये कॉम्बिनेशन बनेगा, क्योंकि ये लेंथ और ये लेंथ, यहाँ भी ये लेंथ, ये दोनों सेम है। तो यदि ये 40 हो रहा है तो यहाँ पे जो 10 सेंटीमीटर है ये 30 हो रहा है, ये 10 है, तो किसी ने कोई ना कोई ऑप्शन ऐसा आएगा जहाँ पे 4 जो हम लोग जानते हैं, ट्रिपलेट जानते हैं, 40 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर जो होगा 50 स्क्वायर के बराबर होता है। जो क्या है ना, 4 3 और 5 जो है, 3 4 5 जो है ट्रिपलेट है, एक राइट एंगल ट्रायंगल का। हम लोग जानते हैं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल ही बनने वाला है। उस हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसको सोच सकते हैं कि यहाँ पे जो है 50 बनने वाला है। 50 बनने से ही बोना डायमीटर बोना है, तो डबल कर देंगे तो 100 आ जाता है। सिंपल करने 40 30 के कॉम्बिनेशन को देख के मैं 100 मारा था। फिर भी आप यदि करना चाहें सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं कि
ये 40 है, इसको आप आर पकड़ लीजिए रेडियस को, और इसको आप कैपिटल मतलब इसको आप एक्स मान लीजिए और इसको आप आर मान लीजिए। तो कुछ है नहीं, इसके लिए आप एक राइट एंगल ट्रायंगल जो है, इसके लिए आप लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर जो है प्लस आर प्लस 40 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, आर स्क्वायर। यहाँ से आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जो हो गया 40 स्क्वायर हो गया। सिमिलरली आप इस बड़े ट्रायंगल लिख सकते हैं, ये मेरा 30 है, ये 10 है, एक्स है, तो 30 प्लस जो 30 का स्क्वायर, 30 जो है यहाँ पे ये लेंथ का स्क्वायर जो होगा बेस है, और ये जो 10 प्लस एक्स हो गया का स्क्वायर जो होगा वो फिर से आर स्क्वायर हो जाएगा। कि ये जो है ये लेंथ और ये लेंथ एक ही सर्कल के दो रेडियस है जो इक्वल ही होगा। यहाँ से ही मेरा एक एक्स और रिलेशन आ जाएगा। जब आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर कीजिएगा तो मेरा जो आंसर आ जाएगा हमारा ये 100 आ जाएगा। आपको ये जो कॉम्बिनेशन है वो 40 और 30 का समझना है। तो आगे चलिए, आप सिंपली भी कर सकते हैं इस तरीके को क्वेश्चन को। यहाँ पे उसी क्वेश्चन में बोला गया है कि ये जो मेरा अल्फा है एंड बीटा है, जो ए बी जो है सबटेंड कर रहा है अल्फा एंगल कॉड जो है, और जो सी डी जो है कर रहा है बीटा एंगल। तो ए बी जो मेरा ये कॉड है, जो मेरा ए बी कॉड है वो कर रहा है एंगल अल्फा बना रहा है, और जो मेरा सी डी जो एक कॉड है वो बना रहा है बीटा। तो यदि मैं सी डी बना रहा है मेरा बीटा, मतलब यदि इसको मैं टोटल वैल्यू पकड़ूँ तो बना रहा है बीटा। तो मेरा 10 बीटा बाई 2 माइनस 10 अल्फा बाई 2 कितना होगा। तो आप ये समझ रहे हैं कि इस तरह से यदि मेरा ये जो 50 आ रहा है, ये 50 आ रहा है, और ये 30 है, ये 10 है, तो 50 30, तो ये 40 का बनेगा, तो ये आपका 30 हो जाएगा ये पोर्शन। तो वैसे भी निकालना चाहे तो ये जो मेरा क्लियर कर दूं उसको, यदि मैं क्लियर कर देते हैं इसको, ये मेरा सी डी हो गया और ये मेरा ए बी हो गया। तो ए बी जो बना रहा है अल्फा बना रहा है, तो 10 अल्फा 10 बीटा बाई 2 10 अल्फा बाई 2। सी डी बना रहा है मेरा पूरा बीटा, कंप्लीट बीटा। तो सी डी के लिए ये एंगल हो गया मेरा बीटा। तो इस एंगल के हिसाब से हम लिख सकते हैं कि जो 10 बीटा बाय 2 है, मीन्स ये एंगल, ये तो कंप्लीट बीटा है, तो ये बीटा बाय 2 हो जाएगा, ये अल्फा तो अल्फा बाय 2 हो जाएगा। इसके लिए हम लिख सकते हैं कि जो 60 था 40 था, एटी एंड 60 था, तो ये मेरा जो 60 है ये, इसका ये 30 है, इसके लिए ये जो 80 है तो ये 40 हो जाएगा, और ये 50 है, और ये मेरा ये जो पार्ट मेरा 30 है। तो 10 जो बीटा बाई 2 हो जाएगा मेरा, माइनस 10 अल्फा बाई 2 जो है, ये लिखना चाहे इसको हम, तो बीटा बाई 2 हो जाएगा मेरा ये पार्ट, मीन्स 40 बाय आपका ये पोर्शन 30 माइनस जो अल्फा बाई 2 है, अल्फा मेरा एंगल जो है
ये स्मॉल एंगल है अल्फा/2, तो इसके लिए हो जाएगा ये लेंथ बाय क्या ये लेंथ, तो ये लेंथ मेरा कितना है 60 था तो 30 हो जाएगा हाफ होने के कारण। और जो मेरा ये लेंथ है आप जानते ही हैं वो कितना है मेरा, ये 50 है, ये 30 है, तो ये मेरा हो जाएगा 40। तो 0 0 कैंसिल कर दे तो मेरा हो गया यहाँ पे 4/3 या 3 या 4 है, तो नीचे एलसीएम आगे 12, 16 यहाँ पे जाएगा एलसीएम और 9 जाएगा एलसीएम करने के बाद 7/12 रह जाएगा, जो मेरा आंसर डी हो जाएगा। तो सिंपल ही है, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं, यानी आपको ये ड्राइंग बनाना आना चाहिए, डायग्राम, जो डायग्राम है यहाँ पे वो मेन है। ऐसे आपको जो कुछ ट्रिपनेट है 3 4 5 राइट एंगल ट्रायंगल के जो ट्रिपनेट होते हैं इसे आपको पता होना चाहिए। तो आगे चलते हैं, आपको बता दिया जाएगा बहुत सारे ट्रिपनेट। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है मेरा काफी अच्छे क्वेश्चन है, इसको हम लोग बहुत टाइप से डील करेंगे। पहले आप इन क्वेश्चंस को करिए, इनको 37 38 नंबर को पहले आप कीजिए, फिर आप इसको देखिएगा। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पे जो x है, यहाँ पे x y है, z है, और यहाँ भी देखिए y4 z स्क्वायर x स्क्वायर y z4 x स्क्वायर y स्क्वायर p q r, ये आपको एक साइक्लिसिटी का पैटर्न दिख रहा है। पावर 4 यहाँ पे पावर 2, फिर पावर 4 पावर 2 पावर 4 पावर 2 x y z y z z x x y p q r, ये कंप्लीट साइक्लिसिटी का बेस क्वेश्चन है, फिर से जिसका जो आंसर होगा वो कंप्लीट एक सेम पैटर्न पे होगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पे माइनस आ गया, माइनस आ गया, माइनस आ गया, एक सेम पैटर्न पे नहीं है, सारा अपना सारा माइनस नहीं है, यहाँ माइनस आ गया या फिर माइनस आ गया, यहाँ भी माइनस आ गया। तो एक कंप्लीट पैटर्न पे जो फॉलो करने वाला सभी में कंप्लीटली वो एक ही है, जो आपका ए ऑप्शन है। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा, सिंपल आप मार्क कर सकते हैं, क्योंकि आपको ये साइक्लिसिटी समझना होगा कि कौन सा साइक्लिसिटी है और कौन सा साइक्लिसिटी को फॉलो नहीं कर रहा है। आप बिना कुछ किए भी आंसर मार सकते हैं इसका। सेकंड तरीका आप ये है कि आप वैल्यू चूज कर लें, तभी आपका क्वेश्चंस बन जाएंगे। एक्स का वाई का जेड का आप डिफरेंट वैल्यू पुट करके आंसर कर सकते हैं। जो इसका 38 नंबर क्वेश्चन है जिसको देखें, तो यहाँ पे आप बहुत ही अच्छे तरह से सोच सकते हैं कि इन सभी का जो पी का जो 4 डिग्री है वो पावर 4 है, क्योंकि इसका भी डिग्री 4 है और इसका भी कंप्लीट डिग्री 4 है। तो जब सेम डिग्री का प्लस और माइनस होता है तो सेम डिग्री ही बना रहता है, या तो 0 हो जाता है डिग्री, मतलब या तो पूरा टर्म खत्म हो जाएगा या तो वो सेम पावर का डिग्री लेगा। तो इसका जो पी का जो डिग्री है यहाँ पे देख सकते हैं, मैक्सिमम डिग्री जो है 4 है, क्यू का जो डिग्री है यहाँ भी 4 है देख सकते हैं, और यहाँ भी आर का भी डिग्री 4 है। तो यदि हम इस क्वेश्चन में बात करें तो एक्स का जो डिग्री यहाँ पे एक्स जो कंप्लीट का 2 है, पी का ऑलरेडी 4 था और एक्स का ऑलरेडी यहाँ पे 2 दिया हुआ है। तो पता है आपको कि पी का डिग्री यदि 4 है और यहाँ पे 2 डिग्री इसका है, तो इसका जो कंबाइंड डिग्री होगा वो क्या 6 हो जाएगा। यहाँ पे 6 हो गया। इस तरह से पी क्यू आर का सेम है डिग्री 4, और वाई जेड का जो है यहाँ पे 2 दिया हुआ है। तो इस पार्ट का जो कंप्लीट डिग्री है वो 6 हो जाता है मैक्सिमम। और जब ये एक्स टू द पावर इसका डिग्री 6 है मेरा, इसका पार्ट का डिग्री 6 है और इस पार्ट का डिग्री जो है मेरा वो आपका दिया हुआ है कितना एक्स स्क्वायर, जो पार्ट आ रहा है यहाँ पे एक्स स्क्वायर डिग्री 2 है, तो यहाँ पे डिग्री जो हो गया 8 आ गया। ये पता है आपको पावर जब मल्टीप्लाई होता है तो डिग्री जो होता है वो ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे कंप्लीट जो है इस पार्ट का डिग्री 8 हो गया। क्यू आर का डिग्री जो है ऑलरेडी हम लोग बातें कर चुके हैं, जो ऑलरेडी क्या है 8 है, 4 है, तो 4 जो डिग्री यहाँ पे इसका ये 4 यहाँ पे 8 हो जाएगा, और यहाँ पे जो पी ऑलरेडी का डिग्री क्या है 4 है, पावर जाने से यहाँ पे क्या हुआ 8 हो जाएगा। मतलब इस पूरे टर्म का जो डिग्री है 8 है। इसका मीनिंग ये है कि जब ये अपने आप को सेम डिग्री वाले टर्म को
सेम डिग्री वाले, यहाँ पे जो डिग्री मान 9 है और यहाँ पे डिग्री मानना 9 है, तो कुछ भी हो गया तो या तो ये लोग आएगा, ये एक्स वाई का वैल्यू ये सेम हो जाए तो या तो 0 बन जाएगा, या तो ये यहीं का यहीं रह जाएगा, मतलब डिग्री मेंटेन करेगा। 9 है तो 9, नहीं तो कंप्लीटली 0। यदि ये सेम अपने आप को कैंसिल आउट कर देता, तो इस कंप्लीट एक्सप्रेशन की जो डिग्री है 8 है। आप यदि ऑप्शन देखें तो यहाँ पे जो पी क्यू आर हमने देखे थे, इसका डिग्री क्या था, 4 था। तो सम कर देने से क्या होगा, वो सम करने के बाद ही डिग्री क्या होगा, वो 4 ही रहेगा। यहाँ पे जो एक्स का जो इस पार्ट का जो डिग्री है 2 है, तो एक जो एक्सप्रेशन है वो डिग्री 8 वाला है, तो इसका 4 और 2 तो डिग्री कभी हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि सारे पार्ट का जो डिग्री है मेरा, इस कंप्लीट पार्ट का, यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है, तो डिग्री तो मेरा 8 ही आने वाला है। या तो पूरा खत्म ही कैंसिल आउट कर देगा, तो एक ही बात है, अलग बात है। बट या तो डिग्री 8 होगा या तो डिग्री खत्म हो जाएगा, पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस केस में ये दोनों तो होगा नहीं, इसका हो नहीं पाया, क्योंकि जो 1 इसमें किसी तरह से नहीं आ पाएगा, क्योंकि यहाँ पे कई नंबर्स का कुछ क्लियरली मेंशन ही नहीं है। तो एक ही पार्ट बचता है 0 वाला पार्ट, जहाँ पे ये लोग एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। डिग्री 8 वाला जो टर्म है, सारे टर्म एक दूसरे को कैंसिल आउट यदि कर दे, तभी ये 0 बन पाएगा, और यही इसका आंसर हो जाएगा कि डिफरेंट कंडीशंस में भी आप कुछ भी वैल्यू पकड़ेंगे उसका, इस हिसाब से सेटिस्फाई करने के बाद, तो आप देखिएगा कि 100% इस केस में हमेशा 0 ही बन पाएगा, क्योंकि ये अपने आप को किसी भी वैल्यू पे रखने के बाद ये आपको कैंसिल आउट कर देता है। क्योंकि ये जो है 8 का डिग्री का है, ये भी 8 डिग्री का है, 8 डिग्री का है, या तो ये अपने आप को प्लस माइनस करके 8 डिग्री में मेंटेन रखेगा, या तो अपने आप को कैंसिल आउट कर देगा। तो 8 डिग्री वाला कोई ऑप्शन है नहीं, तो बचा एक ही जो है कैंसिल आउट करने वाला, जो ये आंसर हो जाएगा ए। आप समझ पा रहे होंगे कि मैंने किस अंडरस्टैंडिंग को यहाँ पे यूज किया है इस क्वेश्चन को करने के लिए। तो आपको इसी तरीके से करना है एग्जाम्स में। इसको यदि आपको ये चीजें पता होता तो आप एक बार में देख के मार सकते थे कि आंसर ये होगा, बिना कुछ पेन उठाए। सेकंड जो ऑप्शन है, आप डिफरेंट वैल्यू पुट कर सकते हैं, तभी आपका आंसर आ ही जाएगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। यदि आप इस क्वेश्चन में यदि आपको करना होता, तो यदि आप एक्स वाई का इस क्वेश्चन में यदि एक्स वाई का वैल्यू, वाई जेड का वैल्यू यदि आप 1 भी पुट कर देते, तो भी आप देख सकते हैं कि इन दोनों को हटाने के लिए काफ़ी है कि पी क्यू आर भी 0 हो जाता है, पी क्यू आर भी 0 हो जाएगा। जैसे ही मेरा पी क्यू आर 0 हो जाएगा, इस सभी को वाई 1 रखने से, तो ये पार्ट 0, ये पार्ट 0, ये पार्ट 0, तभी आप मेरा 0 ही आ रहा है, जो इसी से पॉसिबल है, या आप बोलते कि इससे भी पॉसिबल है। बट इसका तो डिग्री ऑलरेडी कैंसिल आउट हो चुका है, तो हम लोग दोनों 0 1 का बात करें, आपको समझ में ना आ रहा हो 0 1 कैसे हो जाएगा, तो देख सकते हैं कि यहाँ भी इस केस में भी 0 ही आ रहा है। तो आप बहुत सारे तरीकों से इसे कर सकते हैं, जो ट्रेडिशनल मेथड है उसे तो आप कर ही सकते हैं, तो उसको भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं आपको अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ कि कैसे आप इसको कर सकते हैं। सपोज करते हैं कि यदि ऑप्शंस में यहाँ पे स्क्वायर है, यदि यहाँ भी स्क्वायर होता, किसी में स्क्वायर होता, किसी में मान लीजिए यहाँ पे स्क्वायर है, किसी में आपका इसको हटा के यहाँ पे स्क्वायर दे देता, फिर किसी में दोनों पे स्क्वायर था हो जाता। तो इस तरह से होने के बाद भी आप समझ सकते हैं कि यदि इन जो टर्म है, पी का डिग्री जो है यदि 4 है और इसका डिग्री 6 है, तो आंसर जो मेरा है 2 है, तो आंसर जो मेरा है वो 6 डिग्री का आने वाला है, 6 डिग्री का आने वाला है, कंप्लीटली जो है डिग्री 6। तो हमें 6 डिग्री खोजना था उसमें, बट क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसमें ऑलरेडी सारा 6 डिग्री का ही हो जाएगा, 4 4 4, तो कंप्लीटली यहाँ 4 डिग्री है और यहाँ पे डिग्री 2 है, तो 6 डिग्री यहाँ भी बनेगा, यहाँ भी 6 डिग्री बनेगा, और यहाँ भी सभी में 6 डिग्री बनेगा। तो हम लोग इससे कुछ कंक्लूजन हम लोग नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम लोगों ने सिमेट्रिकली मेथड से सिमेट्रिसिटी देख के, मैंने सेकेंडिसिटी देख के हमने उसे आंसर कर दिया सिंपल तरीके से। तो आपको बहुत सारे प्रोसेस पता होना चाहिए, जिससे आपको जो जिस तरह से लगे वो आप यूज कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। हाँ जी, ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है एक अच्छे नंबर क्वेश्चन है। बोला गया कि एक कोन है, उसमें आपका 2 सर्कल इस तरह से अटैच्ड है, 2 स्फीयर
कि एक दूसरे को टच कर रहा है सारे सरफेस से, कौन? तो बोलना यदि जो स्मॉलर सर्कल है उसका रेडियस यदि r है और जो लार्जर सर्कल उसका रेडियस यदि कैपिटल R है और ये जो एंगल है उसका 2 थीटा दिया हुआ है, तो बोल रहा है कि जो हाइट कोण का क्या है। तो सिंपल निकालने का तरीका ये है कि आप जान देख सकते हैं कि ये जो मेरा ट्रायंगल बनेगा इससे और इससे, ये दोनों ट्रायंगल जो होगा मेरा, वो मेरा सिमिलर ट्रायंगल होगा। तो इन दोनों ट्रायंगल यदि मैं ए सपोज करते हैं कि यहाँ पे मैं इसको दे दूं पी क्यू और ए बी देते, तो ए पी क्यू जो है सिमिलर है, इसको बी सी रखते हैं ए बी सी से, क्योंकि जो ये दोनों जो साइड है इसका जो रेशियो है और इसका रेशियो, सिमिलरली इसका जो रेशियो है इसका रेशियो और जो इसका रेशियो है इसका रेशियो वो सेम होता है सिमिलर ट्रायंगल में। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ये जो देखिए ये जो है और ये जो एंगल है, ये एंगल दोनों सेम हो जा रहा है। ये जो है इस पर 90 बनाएगा तो ये भी यहाँ पर 90 बनाता है, तो ये भी एंगल सेम है। और ये जो मेरा एंगल है वो थीटा हो जाएगा क्योंकि कंप्लीट 2 थीटा है, तो ये जो मेरा एंगल है वो थीटा हो जाएगा। तो ये दोनों भी, ये जो दोनों ट्रायंगल है उसमें भी ये दोनों एंगल सेम है। तो ये दोनों जो ट्रायंगल है वो सिमिलर ट्रायंगल होने के कारण हम बोल सकते हैं कि जो मेरा ये लेंथ आएगा ए और पी जो लेंथ आएगा डिवाइडेड बाय जो मेरा ए और बी का लेंथ आएगा वो इक्वल होगा किसके, इसके लेंथ बाय इसके लेंथ के, जो आर बाय आर में लिख सकता हूँ। फर्दर इसको सॉल्व करें तो जो ए पी है, ए पी को मैं लिख सकता हूँ कि इसको मैं मान लेता हूँ कि ये पोर्शन क्या है, एक्स है, ये क्या एक्स है और ये तो ऑलरेडी स्मॉल आर है और ये आर है कैपिटल आर, ये भी, और ये जो पार्ट है वो भी है कैपिटल आर पार्ट। तो यदि मैं लिखना चाहूँ तो एपी को लिख सकता हूँ क्या, एक्स बाय जो ए बी है, ए बी का लेंथ मेरा होगा ये वाला, इसमें मेरा एक्स आ जाएगा, एक स्मॉल आर आ जाएगा और एक कैपिटल आर आ जाएगा। तो एक्स प्लस स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर जो है मेरा एक्स बाय आर आ जाएगा। इसको यदि फर्दर करें तो मेरा आ जाएगा, आप करने चाहें तो इसको हम लोग इन्वर्ट कर देते हैं, तो यहाँ मेरा आएगा आर प्लस आर बाय एक्स इक्वल टू आर बाय आर। अब लोग यदि x को सेपरेट कर दें इस दोनों के नीचे तो क्या बन जाएगा यहाँ से कि 1 प्लस आर बाय एक्स ऐसा बन जाएगा। इसको यदि फर्दर सॉल्व करेंगे तो x का जो वैल्यू यहाँ से आ जाएगा, इसको 1 को उस साइड लेके जाने के बाद मैं डायरेक्ट लिखता हूँ आर प्लस कैपिटल आर बाय आर माइनस आर आ जाएगा। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, आप इसको नोट डाउन कीजिए, जो मेरा x का वैल्यू है ये पार्ट का वो आ जाएगा। यदि मैं इसको हटा देता हूँ तो आप ये समझ सकते हैं कि इसका मैं x का वैल्यू क्यों निकाला हूँ। x का वैल्यू मैं इसीलिए निकाला हूँ ताकि जब मैं कंप्लीट लेंथ निकालूंगा इस कोण का तो मैं उसको यूज कर पाऊंगा। इस कंप्लीट लेंथ में जो है इस कंप्लीट लेंथ में ये तो मेरा x हो गया, ये हो गया स्मॉल r और ये हो गया मेरा कैपिटल R। x को तो हमको चाहिए ना वैल्यू, ये वैल्यू चाहिए हमें, तो मैंने x निकाल लिया। अब कोई बात ही नहीं है, जो मेरा कंप्लीट जो h है मेरा
जो मेरा कोण का यदि हाइट में बोलूँ तो क्या हो जाएगा, कंप्लीट एच को उसको मैं कंप्लीट एच मानता हूँ, तो इसमें क्या क्या आएगा, एक तो एक्स आएगा ये वाला पार्ट, फिर एक स्मॉल आर आएगा, फिर दो कैपिटल आर आएगा, एक इसका रेडियस और फिर इसी का ही आगे रेडियस जो डायमीटर बोलते हैं 2 आर आ जाएगा। अब फर्दर कुछ नहीं है, आप एक्स का जो वैल्यू है यहाँ पुट कर दीजिए और फर्दर कंप्लीटली सॉल्व कीजिए। इसको सॉल्व करने के बाद आपका बन जाएगा 2r² बाई r माइनस आर, जो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ये अच्छे क्वेश्चंस में से हैं, आप इसको स्किप नहीं कर सकते, और यदि आपसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप छोड़ दीजिए, बट नेगेटिव नहीं लेके जाना है। ये अच्छे क्वेश्चंस है, लेकिन मैं आपको एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग दूंगा इसको कैसे आप एग्जाम हॉल में थोड़ा रिस्क लेके कर सकते हैं, बट वही है कि थोड़ा रिस्क हो जाएगा। इससे बेहतर है कि आप इसको स्किप ही करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, यदि आपसे नहीं बन पा रहा है तो। बट ये क्वेश्चन भी सिंपल ही है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो इसमें सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट लग रहा है और आसान से बन जा रहा है। अब बोलना है कि रेडियस कितना होगा, तो रेडियस तो सिंपल ही है। यदि हम लोग ये निकाल पा रहे हैं, ये जो हाइट है मेरा, ये जो मेरा हाइट बन रहा है टोटल, वो बन रहा है 2r² में r माइनस आर बन जा रहा है, और ये जो मेरा कंप्लीट 2 थीटा था तो ये थीटा हो गया, तो बोल रहे कितना होगा रेडियस, तो सिंपल बात है tan थीटा। tan थीटा क्या होता है, p/b। तो यदि हम लोग ये निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, 2r² बाय r माइनस आर, तो क्या tan थीटा सिंपल, जो मेरा है सिंपल दिख रहा है कि जो ऑप्शंस ए हो जाएगा। तो आप आंसर ये मार सकते हैं आराम से, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं।